वस्सलाम एवरीवन। बेटे सब अच्छे से ऑनलाइन हो जाएं, बाकी बच्चे भी आ जाएं तो फिर शॉर्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीनवाइल जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो।
जी बेटे। बेटे जस्ट वालेकुम अस्सलाम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटे, मैं शॉर्टली स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। बेटे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मैं आप लोगों को करवा रही थी चैप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, हमने वो फिनिश कर दिया है। जो मैंने पढ़ने के लिए कहा था वो आप लोगों ने पढ़ लिया था, और अगर पढ़ लिया था तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई चीज जो आपने पूछनी हो, प्लीज आस्क मी हियर। अगर नहीं है तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके ग्रेट, जेनिफर समझ भी आ गई थी बेटे? बाकी बच्चे भी जवाब दें, किसी का कोई क्वेश्चन सॉरी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके बेटे ग्रेट। एएनएस हमारा खत्म हो गया है। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ जो बिल्कुल इससे अगला चैप्टर है, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
खोलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पेज नंबर 51 पे है मेरे पास बेटे, प्लीज इसे ओपन कीजिए। ओके ग्रेट बेटे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या जनरल कंसिडरेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस पहले इनाम दानिश की किताब में दी हुई है, जिसमें बताया हुआ है कि हाइपरटेंशन क्या है। ऑब्वियसली सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ओवर फिलिंग हो जाती है वेसल्स की और इंक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, इसलिए हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उनमें भी क्या फर्क है वो अभी आगे पढ़ते हैं। एंजाइना यू नो के पेरोक्सिमल रेट्रोस्टर्नल और प्री कॉर्डियल पेन। ठीक है, यानी कि क्या है? ओवर द हार्ट। प्री कॉर्डियल का मतलब है ओवर द हार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट पे जो एक पर्टिकुलर पेन होती है। रेट्रोस्टर्नल मीन बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, और जो इसकी पेरोक्सिमल है उसका मतलब है सडन सडन अटैक होता है पेन का। ठीक है, ये ऑफन जो है वो रेडिएट करती है लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म की तरफ, और इसमें क्या है? इनएडिक्वेट ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है हार्ट को, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सी पेन शुरू हो जाती है। हार्ट जो है वो उसको ज्यादा एक्सर्शन करनी पड़ती है अपना काम करने के लिए, तो हम कहते हैं एंजाइना की पेन जो है वो उसके ये साइंस एंड सिम्टम्स है। फिर कार्डियक फेलियर है। कार्डियक फेलियर के मेन साइन ऑफ सिम्टम्स में क्या है? उसमें ये है कि पल्मोनरी और पेरिफेरल एडीमा हो जाता है, यानी कि पेरिफ्रीज में अगर किसी को एडीमा हो जाए या पल्मोनरी तो एडीमा हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स है कार्डियक फेलियर के। और इसमें क्या है? हार्ट जो है वो फेल करता है एनफ ब्लड जो है कि जिससे बॉडी जो है वो अपने बाकी एक्शंस जो है परफॉर्म कर सके, और मायोकार्डियम डैमेज हो जाती है, वॉल्व्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। इसके जो है वो वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अब हम कार्डियक फेलियर, कार्डियक आपका रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा बाकी बॉडी की। ठीक है, कार्डियक एरिथमियास आपको नाम से ही पता है इररेगुलर हार्ट बीट है। अगर वो इररेगुलर हार्ट बीट अपर लेवल की तरफ जाए तो हम उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, लोअर की तरफ जाए तो हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। लेकिन ये है कि हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो रही है, हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें फ्लटर एंड फिब्रिलेशन आ जाती है, हार्ट ब्लॉक आ जाती है, और इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वो अननोन एरिया से हो रही हैं, पेसमेकर की रिदमिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, एबनॉर्मल पाथवेज हैं, और या फिर ट्रांसमिशन जो है वो इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो है वो उसकी ब्लॉकेड हो गई है। ये जस्ट एक जनरल सा वो आइडिया आपको डेफिनेशंस में दे रहा है, अभी आगे जाके सारा हमने डीपली भी पढ़ना है। हाइपरटेंशन पे मैं पहले आती हूँ। हाइपरटेंशन मैंने आपको पहले ही बताया कि सस्टेन्ड अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, यानी मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहे 140 टू 90 मिलीमीटर मरकरी, तो हम कहते हैं हाइपरटेंशन इफ देयर। हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि 90% ऑफ पेशेंट्स में होती है, जिसमें कॉज अननोन होता है। और जब कॉज किसी और वजह से हो, यानी कि फर्ज करो किसी को जो है वो कोई डिजीज है, कोई एंडोक्राइन इशू है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जब आप कॉज को रिमूव कर देते हो तो हाइपरटेंशन खुद ब खुद ट्रीट हो जाती है। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन में चूंकि कॉज ही अननोन है, तो यू हैव टू टेक द मेडिकेशन, योर बीपी मेडिकेशन थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो उससे मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है, रीनल डैमेज हो सकता है, या कोई वॉस्कुलर जो है वो अटैक हो जाता है, जिसको कि हम सीवीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेरिब्रो वॉस्कुलर एक्सीडेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे बॉडी का मैकेनिज्म क्या है जनरल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। बॉडी जो है उसके अंदर जो है वो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बीपी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनसे, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या कम होगा, बीपी कम या ज्यादा हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बीपी भी कम हो जाएगा। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव हम ड्रग्स देते हैं ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, और वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बॉडी में डिफरेंट तरीकों से काम करती हैं। अब हमारे पास बॉडी असल में जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेचुरली ये कैसे कंट्रोल होता है बीपी? बैरो सॉरी बेटे बैरो रिसेप्टर्स मौजूद हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर,
ये कैरोटिड साइनसेस में और एओर्टिक आर्च में मौजूद होते हैं। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर सेंसिटिव हैं। प्रेशर अगर कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बीपी नीचे गिरेगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर को बढ़ा देते हैं। प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्रेशर को जो है वो कम कर देते हैं बाय द कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेसल्स। ये नेचुरल बॉडी को, बॉडी के प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले बेरो रिसेप्टर्स हैं जो कुदरत ने रखे हुए हैं एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड साइनसेस में। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपना एक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते, उस वक्त हमें बाहर से ड्रग्स की मदद की जरूरत पड़ती है बीपी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा हमारा रास सिस्टम है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि सबको पता है कि किडनी से जो है ऑब्वियसली रिस्पॉन्स को काउंटरएक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो किडनी है वो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन जो है, कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं किडनीज के अंदर, वो रिस्पॉन्ड करते हैं रिड्यूस ब्लड प्रेशर को बाय रिलीजिंग द एंजाइम रेनिन। यानी कि जब रिड्यूस ब्लड प्रेशर होगा तो बैरो रिसेप्टर्स किडनी को कहेंगे कि फौरन से एंजाइम जो है रेनिन उसको रिलीज करो। ये रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे एक और एंजाइम है एस जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एस एंजाइम 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। पहले रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन किडनी से रिलीज हुआ। बेरो रिसेप्टर्स ने जब देखा कि बीपी नीचे जा रहा है, उन्होंने किडनी को कहा कि रेनिन रिलीज करो। रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन ने एंजाइम है, उसने स्पीड अप किया एक इंटरेक्शन को, उसने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में करवाया कन्वर्ट। ये एंजियोटेंसिन 1 वेजोकंस्ट्रिक्टर नहीं है, ये एंजियोटेंसिन 1 अब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा एक और एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे हम एएसपी कहते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टर है। ये फॉरन से वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, यानी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा और बीपी इससे राइज कर जाएगा। दूसरी बात, एक काम और करेगा एंजियोटेंसिन, वो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन भी करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा जो है वो हार्मोन है जो सॉल्ट एंड वाटर का लेवल जो है बैलेंस आउट करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन की वजह से हमेशा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो मैंने तुम्हें गोल्डन रूल बताया था, जब जब सोडियम ज्यादा होगा पानी उसको पीछे पीछे फॉलो करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन की वजह से क्या हुआ, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर बढ़ गई। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई तो किडनी से फौरन फौरन पानी भी उसके पीछे गया, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑब्वियसली बीपी राइज कर गया। और अगर बीपी जो है वो राइज हुआ होगा तो ये इफेक्ट उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया क्या है हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, हम वेरियस ड्रग्स यूज करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, जिसमें सबसे पहले सिंपैथोलिटिक ड्रग्स आती हैं, ठीक है। सिंपैथोलिटिक्स मैंने तुम्हें बताया था, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है क्या रिलीज करना, सिंपैथेटिक सिस्टम एड्रेनालिन रिलीज करता है और वो बीपी को बढ़ाते हैं। तो अगर मैंने बीपी को मैनेज करना है तो मुझे सिंपैथोमाइमेटिक नहीं लिटिक ड्रग खानी होगी जो एड्रेनालिन के अपोजिट काम करेगी, उसके एक्शन को ब्लॉक करेगी। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में ड्रग्स यूज करूंगी जो 1 को 2 में कन्वर्ट ही नहीं होने देंगी या 2 को अपना काम नहीं करने देंगी। फिर डायूरेटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी से निकलेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो बीपी नीचे जाएगा। वेजोडाइलेटर ड्रग्स यूज करेंगे। वेजोडाइलेटर ड्रग्स जो है वो पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन करवाएंगी, और तुम्हें बीपी की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी वेजोडाइलेटेशन की वजह से, बीपी नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सारा का सारा, अब मैं 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स में शुरू से लेके अब तक क्लासिफिकेशन से पहले पहले ये सारा रीड आउट करो और फिर मैं आगे करवाना शुरू करूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो क्वेश्चन नहीं आता वो साथ में कॉपी पे लिख लो, जब 10 मिनट पूरे होंगे उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन एड्रेस करना शुरू करूंगी। चलो शाबाश, शुरू कर दो पढ़ना।
ओके बेटे, गुड। स्टार्ट कर रही हूं मैं कपल ऑफ मिनट्स में। जो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो आगे जरा क्लासिफिकेशन देखना शुरू कर दें। वो क्लासिफिकेशन को देखना शुरू करें जिन्होंने रीड कर लिया है।
ओके बेटे, इंट्रो आप सबने पढ़ लिया, अब आपको समझ आ गई है। सीवीएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे एएनएस इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सीवीएस में भी ढेर सारे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए आपने इस चैप्टर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, बल्कि इसको पूरी तवज्जो से याद करना है। अब क्लासिफिकेशन की तरफ मैं आ रही हूँ। सीवीएस की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर एक छोड़ के कभी सप्ली में कभी एनुअल में आती रहती है। और क्लासिफिकेशन पूरी किताब की इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ ज्यादा हाईलाइटेड है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें वन ऑफ दैट है। अच्छा जी, द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम मोड ऑफ एक्शन की बेस पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है डायूरेटिक्स, आपको पता ही है, इसमें थायजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम। ठीक है, ये आ जाती हैं। ये चूंकि लॉन्ग टर्म हम मैनेजमेंट की बात करें हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रूसीमाइड नहीं आती। फ्रूसीमाइड आप लोगों को पता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की, सॉरी फ्रूसीमाइड कह रही हूँ मैं, जो हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग, लूप और थायाजाइड। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का यहाँ पर जिक्र नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें मैनिटॉल वगैरह आते हैं, और वो सिर्फ जो जिसमें मैनेज करना होता है हेड इंजरी के वक्त के वाटर बैलेंस मैनेज करना होता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे काम करती है, सॉल्ट के ऊपर कोई अपना इफेक्ट नहीं करती, इसलिए हमने यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया। जो 3 क्लासेस मेनली यूज होती हैं मैनेजमेंट के लिए हाइपरटेंशन की, उसमें डायूरेटिक्स की ये 3 क्लासेस शामिल हैं, और यही तीनों इसके अंदर आती हैं। अच्छा जी बेटे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ जाती है सिंपैथोलिटिक एजेंट्स में। मैं क्लासेस में के अंदर ड्रग के नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाई हुई है। सिंपैथोलिटिक में ये ई और टी काट दो, स्पेलिंग की गलती है, स्पेलिंग ठीक करना। पहले है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये सब आप लोगों ने पीछे मेरे साथ अभी पढ़े हैं उसमें एएनएस में, इसलिए मैं इसको जस्ट क्लासेस के नाम पढ़ूंगी। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं इसमें, प्रेजोसिन और ट्रेजोसिन आ जाती है। फिर बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं, इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। वो भी तुम्हें पता है, कार्डियो सेलेक्टिव में तुम्हें एटिनोलोल, एस्मोलोल और मेटोप्रोलोल का नाम पता होना चाहिए। नॉन सेलेक्टिव में प्रोप्रेनोलोल, पेंडोलोल और नेडोलोल है। फिर सीएनएस पैक करने वाले क्लोनिडीन है, रेसरपीन है, मिथाइल डोपा है। एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक की, जहां पे लिखा हुआ है ना, एक्टिंग ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स, इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, वो है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स। तो एक ही बात है, बच्चों को ये नाम अक्सर लंबा लगता है, तो मैं उसके लिए उनको कहती हूँ, ये रेनिन से पहले पहले जो वाली क्लास है, इसको तुम एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स के नाम से भी कर सकते हो, जिसमें मिथाइल डोपा, रेसरप्रीन और गुआनिथिडीन आती है। फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स हैं, इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, जिसमें कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिडिनोप्रिल और फॉसिनोप्रिल आती है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, जिसमें वेलजाटिन और लोजाटिन आती है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। सारी वो चीजें जो हार्ट से रिलेटेड हैं, कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स, सिंपैथोलिटिक एजेंट्स, डायूरेटिक्स, वो सब की सब जो है वो इसकी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती हैं। डाईहाइड्रोपिरिडीन है, जिसमें निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन आती है। इसमें से तुम्हें निफिडिपिन, एम्लोडिपिन और फेलोडिपिन का नाम पता होना चाहिए। फिर नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है, इसमें विरापामिल और डिल्टियाजम है। डायलेटर्स हैं, जो वेजो डायलिटेशन करा के पेरिफेरल रेजिस्टेंस को नीचे लेके आएंगे। इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। हाइड्राजीन लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, हाइड्रेलाजीन होता है, HYDRA, DRA के बाद LA लगा दो, हाइड्राजीन नहीं है, हाइड्रेलाजीन है। उसके बाद है डायजॉक्साइड, और फिर एक ड्रग इसके अंदर और शामिल कर लो, वो है मिनॉक्सिडिल, मिन MIN मिन, ऑक्सी OXI ऑक्सी, DIL डिल, मिनॉक्सिडिल।
ये ड्रग इसके अंदर शामिल कर लो वेजो डायलिटर्स के अंदर। मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं क्लियर हूं? मैं क्लियर हूं बेटे? अच्छा बेटे, आगे इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं बेटे कि किस तरह हम करते हैं। ट्रेडिशनली जो हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन होती है, क्रॉनिक, ये एक्यूट की बात नहीं हो रही है, उसमें जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है ना, वो हम थायजाइड से स्टार्ट करते हैं, फिर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे जाते हैं, फिर एस इनहिबिटर, और फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। फिर माइल्ड अगर हाइपरटेंशन किसी को होगी तो वो एक सिंगल ड्रग से कंट्रोल्ड हो सकती है, लेकिन अगर स्वेयर हाइपरटेंशन होगी तो जरूरी नहीं है उसको हम एक से कंट्रोल करें, उसमें हम सेवरल ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सारा अभी पूरा तुमने मेरे साथ इसका टॉपिक पढ़ना है, अभी सिर्फ नाम है ड्रग्स की, सो डोंट गो इनटू द मैकेनिज्म। अभी ये सारी क्लासेस मेरे साथ आपने डीप में पढ़नी है। मदीहा ड्रग का नेम है मिनॉक्सिडिल, MINOXIDIL, मिन ऑक्सीडिल, ये ड्रग का नाम है। मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, ये सब कुछ आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, सो डोंट गो इनटू डीप, ये मैंने भी करवाना है। अच्छा बेटे, उसके बाद है मैं बात करी थी स्फेयर में। अच्छा, अगर फर्स्ट एजेंट जो है यानी कि थायराइड डायूरेटिक इनइफेक्टिव है या प्रॉपरली पोरली टॉलरेटेड है, तो फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। हाइपरटेंसिव जो इमरजेंसीज होती हैं उसमें पेरेंटल थेरेपीज यूज करते हैं, उसमें हम फौरन जो है वो नीचे लाने के लिए उसको बीपी को, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस है, नाइट्रोप्रोसाइड या डायजोक्साइड लगाते हैं जो फौरन से वेदोडाइलेटेशन करवाती हैं, या हम इंट्रावीनसली लेबेटालॉल या सबलिंगुअली हम निफिडिपिन भी देते हैं, ये भी सूटेबल है। पेरेंटल थेरेपी लॉन्ग टर्म में सूटेबल नहीं होती ऑब्वियसली। एक दफा जब आपने इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर लिया है तो आप पेशेंट को मुसलसल जो है वो इंजेक्शन पे, इंजेक्टेबल्स पे नहीं रख सकते, फिर आपने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए बीपी की गोलियों पे यानी कि ऑरल रूट की तरफ आना होता है। ठीक है। मैं 7 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। डायूरेटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है वो तो आपने बाद में याद करनी है, उसे पढ़ने का कोई नहीं है। इस 7 मिनट के अंदर ये जो मैंने ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं ये पढ़ो, और डायूरेटिक्स का सारा खत्म करो एंड तक जो लिखा हुआ है। मैं डायूरेटिक्स खुद इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रही कि मैं पूरा चैप्टर कवर करवा चुकी हुई हूँ और वहां तुम्हें बता चुकी हुई हूँ कि बीपी इससे मैनेज कैसे होता है। यहाँ से लेके एंड तक तुम खुद रीड करो। पेपर में अगर डायूरेटिक्स पे लिखना आए तो वो अलहदा से ही लिखना आएगा, लेकिन डायूरेटिक्स बीपी में कैसे पर्टिकुलरली काम करते हैं यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, इसको एक दफा रीड आउट करें, फिर सिंपैथोलिटिक्स से मैं स्टार्ट कराऊंगी। 7 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट रीडिंग प्लीज।
जी बेटे, आर यू डन? पढ़ लिया आपने डायूरेटिक्स तक? ओके ग्रेट। सिंपैथोलिटिक्स से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर आपको, क्योंकि बेटे ये पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इट्स अगेन रेपिटेशन ऑफ दोस थिंग्स। सॉरी। सिंपैथोलिटिक्स बेटे, बीटा ब्लॉकर्स इसमें सबसे पहले आ रहे हैं। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, act as antihypertensive agent by more than one mechanism as following। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो एक से ज्यादा तरीके से बीपी कंट्रोल करते हैं एंड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले क्या है, ये हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दे रिड्यूस हार्ट रेट दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट व्हिच अल्टीमेटली रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन थी बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो बीटा ब्लॉकर सबसे पहले, बेटा बीटा ब्लॉकर आपको नाम से ही बता रहा है कि ये सिंपैथोमाइमेटिक के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। तो अगर सिंपैथोमाइमेटिक के एक्शन को ब्लॉक करेंगे तो इसका मतलब है कार्डियक आउटपुट को कम कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट कम कर रहे हैं तो बीपी नीचे जा रहा है। दूसरा, ये किडनी से रेनिन को रिलीज ही नहीं होने दे रहे, उसकी जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, रास सिस्टम है, उसको डिप्रेस करवा रहे हैं। बेटे ना रेनिन होगा, ना एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा और ना ही 1-2 में। तो जब पहली मेन चीज है जिसने पहली कन्वर्जन करवानी है, अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली बीपी नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटे थर्ड वन है कि ये ब्लॉक करते हैं बीटा रिसेप्टर्स को ब्रेन में। ठीक है, जिसकी वजह से सिंपथेटिक टोन कम हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। बेटे सिंपथेटिक टोन ज्यादा होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टोन ज्यादा होगी तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी वेसल्स की और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी पेरिफेरल तो बीपी जो है वो ऊपर जाता है। ये इसके अपोजिट काम करते हैं, सिंपथेटिक टोन को रिड्यूस करते हैं और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोप्रेनोलॉल की तरफ आती हूँ बेटे। प्रोप्रेनोलॉल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ये आइडियल एजेंट नहीं है ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को। जब अदर एजेंट्स फेल हो जाते हैं तभी हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है बेटे, इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। जब हम इसको ऑरली देते हैं तो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी होती है, बहुत सारी ड्रग जाया हो जाती है, इसलिए बायोअवेलेबिलिटी इसकी कम है। हाफ लाइफ 3 से 6 घंटे की है। लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बीबी ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करती है और सीएनएस रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बहुत क्रिएट करती है, जिसमें बेटे हमारे पास आ जाता है मेंटल डिप्रेशन, नाइटमेयर्स और इंसोम्निया, और लीवर में ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है। उसके बाद है साइड इफेक्ट्स में ब्रोंकोस्पैज्म। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स प्रोप्रेनोलॉल के मैंने आप लोगों को डिटेल में लिपिड डिस्पोजिशन और ये सब कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है एएनएस में। मैं इसको रिपीट करके यहाँ इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये वही वाले साइड इफेक्ट्स हैं। पेपर में बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है प्रोप्रेनोलॉल के साइड इफेक्ट के ऊपर, तो बच्चे ये वाले साइड इफेक्ट लिख देते हैं। बेटे 5 नंबर के क्वेश्चन में खाली
एग्जामिनर को हेडिंग देकर आ जाओगे तो वो क्या नंबर देगा तुम्हें। इसलिए मैं बार बार बच्चों को समझाती हूँ कि प्रोप्रेनोलॉल, उसका जवाब मुझे ये आता है कि दोनों चैप्टर में ड्रग थी तो हमने ये वाले लिख दिए, नहीं। ऑलवेज गो फॉर द डिटेल्ड वन। 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम्हें पेपर में सवाल आता है व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोप्रेनोलॉल, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने वो वाले साइड इफेक्ट्स याद करने हैं जो मैंने एएनएस में आपको याद करवाए थे, वही आपने किए हुए हैं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। इधर भी वही साइड इफेक्ट ज़हन में रखो और पेपर में भी वही मेंशन करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब आगे है कंपैरिजन कुछ ड्रग्स का। नॉन सेलेक्टिव कुछ बीटा ब्लॉकर, सॉरी ये नॉन सेलेक्टिव थी, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलॉल से हम कंपेयर कर रहे हैं मेटोप्रोलॉल को, और हम कंपेयर कर रहे हैं एटिनोलॉल को। प्रोप्रेनोलॉल नॉन सेलेक्टिव है, एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल सेलेक्टिव हैं। हम ये देखेंगे यहाँ पर कि कैसे बाकी दो ड्रग्स इसकी निस्बत सुपीरियर है। अच्छा, सेलेक्टिविटी, प्रोप्रेनोलॉल मैंने पहले ही बताया नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स दोनों के साथ जाके जो है वो उसको अपना इफेक्ट करेगी दोनों के ऊपर, क्योंकि वो बस बीटा रिसेप्टर को पहचानती है, आगे से बीटा 1 बीटा 2 को नहीं पहचानती। क्योंकि वो बीटा रिसेप्टर को पहचानती है तो क्या करेगी, दोनों के साथ जो है वो छेड़खानी करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा बेटे कि जो हमारे पास अनवांटेड जो है वो इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है जो प्रोप्रेनोलॉल कॉज करती है, और एस्थमेटिक पेशेंट में ये और ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंक्यूल्स में मौजूद हैं, ब्रोंकियल ट्री में। इसकी निस्बत अगर हम मेटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल को देखें, वो सेलेक्टिव एक्शन है, चुप करके जाके हार्ट में बीटा 1 के ऊपर इफेक्ट करेंगी जो कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, और कोई भी अनडिजायर्ड इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट नहीं क्रिएट करेंगी। दैट इज व्हाई दे आर प्रिफर्ड एजेंट्स ओवर प्रोप्रेनोलॉल। लिपिड सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं प्रोप्रेनोलॉल की, अभी तुमने मेरे साथ पढ़ा, लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डिप्रेशन, नाइटमेयर और इंसोम्निया वगैरह होता है। एटिनोलॉल की लो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इसलिए प्रोप्रेनोलॉल की निस्बत इसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। फिर हम बात करते हैं बायोअवेलेबिलिटी की। ये भी हमने भी पढ़ा कि प्रोप्रेनोलॉल की एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है और बायोअवेलेबिलिटी कम, ठीक है, जबकि बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल इज कंपैरेटिवली बेटर क्योंकि उसकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म नहीं होती। अब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के ऊपर आते हैं। प्रोप्रेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाते हैं लिवर से, और अनचेंज जो है वो ड्रग यूरिन में अपीयर होती है। एटिनोलॉल की मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली कम है, इसलिए जो है वो रिड्यूस्ड रीनल फंक्शंस के साथ जो पेशेंट्स हैं उसमें हमें एटिनोलॉल को एहतियात से देना पड़ता है, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म कम है, जरा भी इसका लेवल ऊपर नीचे हो गया तो इट कैन कॉज सीरियस साइड इफेक्ट्स। हाफ लाइफ प्रोप्रेनोलॉल की शॉर्ट है और इसलिए बार बार खाना पड़ता है प्रोप्रेनोलॉल को, जबकि एटिनोलॉल जो है उसकी कंपैरेटिवली लॉन्गर है, इसलिए उसे दिन में एक दफा देना पड़ता है। नीचे कुछ कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। एटिनोलॉल बीपी के अंदर एज अ बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि कार्डियो सेलेक्टिव है, लिपिड सॉल्युबिलिटी भी कम है, सीएनएस साइड इफेक्ट कम है, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, हाफ लाइफ ज्यादा है। मेटोप्रोलॉल जो है वो उसके बाद सेकंड प्रेस्क्राइब्ड एजेंट है, क्योंकि इसके साथ बस एक इशू जो है वो एटिनोलॉल की निस्बत ये है कि मेटोप्रोलॉल की चूंकि मेटाबॉलिज्म लिवर में ज्यादा है तो वो दिन में 2 दफा खानी पड़ती है, जबकि एटिनोलॉल एक ही दफा इनफ है। और प्रोप्रेनोलॉल की बार बार की डोजिंग है क्योंकि उसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 से 6 घंटे की है। यहाँ तक अब मैंने सारे बीटा ब्लॉकर करवा दिए हैं, इसको दोबारा रीड करो, 5 से 7 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद प्रेपरेशंस दी हुई हैं, वो प्रेपरेशंस तुमने करनी नहीं है, फिर मैं अल्फा ब्लॉकर्स की तरफ आऊंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे, प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए।
जी बेटे, पढ़ लिया आपने? ये किसको सूझ रही है क्लास में प्रैंक्स करने की? मैं भी प्रेजेंट बोल दूं? बेटे आवाज आ रही है मेरी? ये शहबाज कौन है? ये तुम लोगों को मेरी क्लास में प्रैंक सूझ रहे हैं? मैं आइंदा क्लास में टॉपिक से हटके इधर उधर के कमेंट्स ना देखूं। whoever was doing that, तुम्हारा पाला अभी पढ़ना है मेरे से, अभी कॉलेज खुलना है। सो यू आर नॉट ऑफ द हुक। एक प्रैंक फार्माकोलॉजी भी खेलेगी फिर पेपर वाले दिन। अल्फा ब्लॉकर्स पे आओ अब। Stimulation of alpha adrenergic receptors causes vasoconstriction and increased blood pressure. Therefore, blocking of alpha receptors results in vasodilation and decreased BP. पहले भी हमने पढ़ा था कि जब जब अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और बीपी राइज करता है। वेसल्स के अंदर अल्फा रिसेप्टर मौजूद है ना, वो टेबल जेन में लेके आओ, जो मैं बार बार कहती हूँ कि भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह जो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की अपोजिट वेजो डायलिटेशन होगी और बीपी नीचे जाएगा। प्रेजोसिन इसमें ड्रग है, ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है आर्टरियोल्स और विनियोल्स में, और स्मूथिंग रिलैक्सिंग इफेक्ट स्मूथ मसल्स के ऊपर कॉज करती है और बीपी को नीचे लेकर आती है, क्योंकि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस नीचे चला जाता है। और बीपी की डेफिनेशन कहती है कि रेजिस्टेंस जब पेरिफेरल नीचे जाएगी तो बीपी भी नीचे जाएगा। ठीक है, ये वेजो डायलेटर के तौर पर भी काम करती है, यानी कि ये खुद एक तो ये वेजो डायलेट सॉरी एक तो ये बीपी को जो है वो नीचे लेकर आती है अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, दूसरा ये वेजो डायलिटेशन करवाती है। और ये वेजो डायलिटेशन ऐसे करवाती है कि ये सेल के अंदर एक एंजाइम है फॉस्फोडाइईस्ट्रेज, उसको ब्लॉक करवाती है। उस एंजाइम को ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है कि साइक्लिक एएमपी जो कि सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है उसका लेवल बढ़ जाता है। यानी कि जब ये एंजाइम ब्लॉक नहीं हुआ होता तो साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन होता है, लेकिन इस एंजाइम के ब्लॉक होने की वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो आर्ट्रियोलर हैं उनकी रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, रिटेंशन हो जाती है। एक इसका साइड इफेक्ट है, याद होगा तुम लोगों को, मैंने अभी पढ़ाया था सिंपैथोलिटिक्स में कि जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं जिसमें प्रेजोसिन का जिक्र आया था कि वो वाटर एंड सॉल्ट की रिटेंशन करवाते हैं, इसलिए अगर उसको डायूरेटिक के साथ एडमिनिस्टर किया जाए तो इस कंडीशन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म के जरिए प्रेजोसिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। किन कंडीशंस में यूज होती है? माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में इस्तेमाल की जाती है। ये मोर इफेक्टिव है डायूरेटिक के साथ अगर दें। यूरिनरी रिटेंशन को भी ये कम करती है, स्पेशली बीपीएच के पेशेंट में। पेपर में अक्सर क्वेश्चन तुम्हें आएगा कि द ड्रग ऑफ चॉइस इन बेनाइन हाइपरट्रॉफी बीपीएच जो है, या बेनाइन हाइपरप्लेजिया जो है, इसको बेनाइन हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट प्लेजिया, तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव है
ट्रीटमेंट के लिए क्या है ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस? तुम्हारा आंसर स्ट्रेट अवे प्रेजोसिन होना चाहिए, ठीक है। साइड इफेक्ट्स में हेडिक है, पेल्पिटेशन है, डिजीनेस है, पोस्चरल हाइपोटेंशन करवाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी डोजेस बेड टाइम पे ली जाए, बिकॉज एट द बेड टाइम यू आर इन द लाइंग डाउन पोजीशन, यू आर नॉट ड्राइविंग, वॉकिंग, रनिंग और डूइंग एनीथिंग। तो जो भी ड्रग्स पोस्चरल हाइपोटेंशन करवाती हैं उनको बेड टाइम पे लेना एडवाइस किया जाता है। अब आगे है अल्फा और बीटा, जो दोनों ब्लॉकर्स जो हैं वो इफेक्ट करती हैं, वो लेबेटोलॉल। प्रेगनेंसी में पहले दी जाती थी मिथाइल डोबा, पर आजकल ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में डील करने के लिए वो लेबेटोलॉल है। इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, अक्सर ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। लेबेटोलॉल दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, अल्फा को भी बीटा को भी, इसलिए दो तरीके से अपना काम करती है। अल्फा को ब्लॉक करके वेजोडाइलेटेशन करवाती है, बीटा को ब्लॉक करके कार्डिक आउटपुट नीचे करवाती है। ये दोनों काम के नतीजे पे एज अ रिजल्ट बीपी जो है वो हमारा नीचे चला जाता है। ये इस पहले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। इसके साइड इफेक्ट्स में क्या है? नेजल स्टफीनेस होती है, जैसे कि इरिटेशन नेजल उसमें। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन है, विविड ड्रीम्स हैं, यानी कि अवेकनिंग के बाद भी, उठने के बाद भी जो ड्रीम्स हमें याद रहें। विविड का मतलब होता है क्लियर, वाजे, तो उठने के बाद भी यू कैन रिकॉल योर ड्रीम्स, ठीक है। और उसके बाद पोस्चरल हाइपोटेंशन ये कॉज करती है हाई डोजेज में, लेकिन और कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज मैंने पहली क्लास सिंपैथोलिटिक्स खत्म करवा दी है और अगली क्लास है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव। आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 15 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे। जो मैंने अभी आपको अल्फा ब्लॉकर्स पढ़ाए हैं उसको रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद अपनी अटेंडेंस भी बोल दें, और फिर जेनिफर बेटे अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। इस दौरान कोई प्रैंक नहीं होना चाहिए, एंड कंसंट्रेट ऑन योर टॉपिक।